In today's class, we will try to understand the difference between micro and macroeconomics. यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के अंतर को हम लोग आज के इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले हम यह जान लें कि किसी भी आर्थिक प्रणाली को हम लोग दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तरीका है एज ए होल, समग्र रूप से हम लोग किसी अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, या दूसरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ इट्स इन्यूमरेबल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। जो छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं उनके माध्यम से भी हम आर्थिक प्रणाली को समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता हो गया, परिवार हो गया, फर्म हो गया, लेबरर हो गया, वर्कर हो गया, तो इनके नज़रिए से भी हम लोग आर्थिक प्रणाली को समझ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्हें दो भागों में बांटने का श्रेय जाता है प्रोफेसर रैगनर फ्रिश और प्रोफेसर जैन टिम्बरजेन को, जिन्होंने 1933 को ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को लोगों के सामने रखा। तो जैसे हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो शब्द है माइक्रो, यह ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा, स्मॉल। चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। वी आर कंसर्न अबाउट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। किसी वस्तु का प्रोडक्शन और मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो शब्द है मैक्रो, यह भी ग्रीक भाषा के एक शब्द माइक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बिग या लार्ज, माने बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी एज ए होल। जैसे हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में बहुत सारे अंतर हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम जिस तरीके से हम लोग दोनों के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे, उनके कुछ बेसिस हैं। जैसे पहला है मीनिंग, तो मीनिंग के आधार पर भी दोनों में अंतर है। आइए हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, फैमिली और फर्म। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी व्यक्तिगत कंज्यूमर, उपभोक्ता, परिवार या फर्म का अध्ययन करती है। दूसरी ओर माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करती है, और इसीलिए हम लोग इसे मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो माने बड़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला अंतर है ये किन चीज़ों से संबंध रखते हैं उसके आधार पर। तो डील्स विथ, कहने का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स का अध्ययन करते हैं, और माइक्रो में हम लोग एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वे हैं जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को एज ए होल, एज ए होल किन किन चीज़ों में परिवर्तन आता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दोनों के बीच में अंतर करने का अगला बेसिस है, अगला आधार है बिजनेस एप्लीकेशन। तो सबसे पहले
माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? सो इट इज अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज के संदर्भ में माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग होता है। दूसरी ओर माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल इश्यूज को समझने के लिए किया जाता है। अगला अंतर है टूल्स के आधार पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के टूल्स क्या है, हथियार क्या है, औजार क्या है, हम लोग कैसे समझते हैं, वे कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और यहाँ पर टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। दूसरी ओर माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अध्ययन करते हैं। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई, वी आर कंसर्न अबाउट द एग्रीगेट्स। दोनों के बीच में अंतर करने का अगला आधार है असम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अध्ययन हम लोग क्या मान के चलते हैं, हमें कुछ अज्यूम करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि सभी इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, माने इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरी ओर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये मान के चलते हैं कि जो छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, वे कांस्टेंट हैं, इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट का अध्ययन करते हैं, हम लोग छोटे छोटे जो डिसीजन मेकिंग यूनिट्स हैं इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, यह मानकर चलते हैं। अगला बेसिस है दोनों के बीच में अंतर करने का, कंसर्न विथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध किस चीज़ से है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसका संबंध है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग से, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग से, थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। किसी वस्तु का प्रोडक्शन और मूल्य निर्धारण कैसे होता है, आर्थिक कल्याण कैसे होता है। दूसरी ओर माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग समझते हैं या तो इसका संबंध है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है इसे समझने की कोशिश करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट कंजम्पशन क्या है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन सारी चीज़ों का वास्ता माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। अगला अंतर हम लोग कर सकते हैं स्कोप के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर। ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के दायरे में आती हैं। और दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमिक्स के केस में यह कवर करती है बहुत सारे इश्यूज, जैसे नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी। इन चीज़ों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। अगला आधार है दोनों के बीच में अंतर करने का, वो है इम्पोर्टेंस। सबसे पहले देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इसका महत्व क्या है, इसे पढ़ने से हम लोग क्या समझ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इट इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द प्राइसेस ऑफ ए प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन से हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस का पता चलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस के बारे में पता चलता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन सारी चीज़ों के और प्राइस के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी ओर माइक्रो इकोनॉमिक्स maintains stability in the general price level and resolves the major problems of the economy like inflation, deflation, reflation, unemployment and poverty as a whole। कहने का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग जनरल प्राइस लेवल के बारे में पढ़ते हैं और अन्य आर्थिक समस्याएं जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन,
इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप समझ सकते हैं। रिफ्लेशन का अर्थ है जब इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली जाती है और फिर जब रिकवर करने की कोशिश करती है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन। अगला आधार है दोनों के बीच में अंतर करने का, लिमिटेशंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अवगुण है कि इसके जो असम्पशंस हैं वे अनरियलिस्टिक हैं। वास्तविक दुनिया से इनका लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये अज्यूम करती है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिला है, और ऐसा असम्पशन कभी सच नहीं हो सकता है। ये वास्तविक दुनिया से परे है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट assumption is unrealistic। यह assumption सही नहीं है। दूसरी ओर माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज है, हम लोग बोलते हैं फैलिसी ऑफ कॉम्पोजिशन। कहने का अर्थ है कि चूंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं एज ए होल, समग्र रूप से, तो जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लागू होगा शायद प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए वह लागू नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज अ रिच कंट्री, क्या भारत का हर व्यक्ति रिच है? ओवरऑल हम लोग जब देखते हैं इंडिया एक अमीर देश की तरह दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ का हर नागरिक, हर व्यक्ति अमीर नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। तो जो एग्रीगेट के लिए सही है, इंडिविजुअल के लिए सही नहीं भी हो सकता है। So this brings us to the end of our study in terms of the differences between micro and microeconomics। कंक्लूजन के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें दोनों को समझना होगा। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन से हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन से हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, पूरी आर्थिक प्रणाली को समझने के लिए हमें दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। Therefore, a study of both is vital। दोनों का अध्ययन इंपॉर्टेंट है in order to find solution to economic problems। आर्थिक समस्याओं का समाधान अगर हमें ढूंढना है, उन्हें समझना है, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का अध्ययन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।